नमस्कार साथियों, मैं सौरभ सोनी सार स्टूडेंट एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम इतिहास की चर्चा कर रहे थे और इतिहास में अपन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ चुके हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अपन ने अंतिम क्लास में महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में चर्चा की थी। जैसे अपन ने हड़प्पा के बारे में जाना था कि इसके खोजकर्ता कौन है, इसकी खोज कब हुई और इसके प्रमुख तथ्यों के बारे में। ऐसे ही मोहनजोदाड़ो के बारे में अपन ने चर्चा करी थी। किस किस के नाम लिख लेते हैं वही पहले। अपन ने एक तो हड़प्पा के बारे में चर्चा कर चुके हैं, एक तो अपन ने हड़प्पा के बारे में लिख लिया था। उसी प्रकार अपन ने मोहनजोदाड़ो के बारे में लिख लिया था। उसी प्रकार अपन ने लोथल के बारे में लिख लिया था। उसके बाद अपन देखते हैं कि यहां पे अपन ने रोपण के बारे में चर्चा कर ली थी। उसी प्रकार एक और स्थल था जिसका नाम क्या था भाई, कालीबंग। क्या नाम था भाई, कालीबंग। तो इन 5 महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी और 3-4 महत्वपूर्ण स्थल और है, उनके बारे में और अपन नोट कर लेते हैं। इसी के बाद भी आपके सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरीके से समाप्त। इसके बाद आज की क्लास में हम वैदिक काल पढ़ना प्रारंभ करेंगे कि जैसे वेदों का क्या है, पूरी की पूरी चर्चा आज अपने को देखने को मिलेगी। पहले अपन 10 से 15 मिनट की क्लास में अपन जो भी कल का टॉपिक है उसको समाप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पे 5 महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में अपन चर्चा कर चुके थे। आज यहाँ पे भाई 6वां नंबर लिखना। यहां पे अपन इसको पहले खत्म करते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। अगला नाम लिखना भाई चुहुंदड़ू। और ये चुहुंदड़ू वर्तमान में कहां पर अवस्थित है, तो ये अपन ने देखा है कि वर्तमान के भाई पाकिस्तान में, वर्तमान के पाकिस्तान में। उसी प्रकार अपन ने यहां पे देखा है कि ये किस नदी के किनारे है, तो अपन ने क्या देखा है कि भाई सिंधु नदी, सिंधु नदी के किनारे। और फिर अपन ने देखा है कि भाई इसके खोजकर्ता कौन है, खोजकर्ता। तो खोजकर्ता के बारे में अपन ने क्या लिखा है भाई, एन जी मजुमदार, एन.जी. मजुमदार। उसी प्रकार इसके अन्य तथ्यों के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। तो यहां पे अपन ने क्या बोला है कि भाई मन का निर्माण उद्योग, मन का उद्योग के साक्ष्य मिले हैं, के साक्ष्य मिले हैं। उसी प्रकार यहां पे अपन ने क्या देखा है कि प्रसाधन सामग्री, मतलब जो भी मेकअप किट वगैरह होती है तो प्रसाधन सामग्री की प्राप्ति हुई है, जैसे लिपस्टिक, लिपस्टिक। क्लियर है भाई सभी को। तो यहाँ पे अपन ने 5 महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में कल चर्चा कर ली थी। उसी प्रकार अपन ने हड़प्पा के बारे में देख लिया था, मोहनजोदाड़ो के बारे में देख लिया था, लोथल के बारे में चर्चा की थी, रोपण के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। उसी प्रकार कालीबंगा के बारे में भी कल की क्लास में अपन चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पे 6वें महत्वपूर्ण स्थल के बारे में अपन ने कौन सा नाम लिखा है भाई, चुहुंदड़ू। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, ये वर्तमान में कहां पर अवस्थित है, तो अपन ने क्या बोल दिया भाई, पाकिस्तान में अवस्थित है। किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो अपन ने क्या बोल दिया भाई, सिंधु नदी के किनारे। और इसके खोजकर्ता कौन थे, तो खोजकर्ता के रूप में अपन ने क्या देखा है भाई, एन.जी. मजुमदार। और यहाँ पे अन्य तथ्यों के रूप में अपन ने क्या देखा है कि यहाँ पे मन का उद्योग के साक्ष्य मिले और साथ ही साथ प्रसाधन सामग्री के साक्ष्य भी प्रस्तुत हुए। उदाहरण के लिए भाई क्या लिखा है यहाँ पे, लिपस्टिक। इसको ठीक से लिख देता हूं भाई, क्या लिखा है भाई यहां पे, लिपस्टिक। क्लियर है सभी को। तो यहां पे अपन ने 6वें स्थल के बारे में चर्चा कर ली है। इसी प्रकार भी अब 7वें महत्वपूर्ण स्थल के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे 7वें नंबर पे कौन सा स्थल है, तो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है भाई, धोलावीरा। 7वां महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है भाई, तो धोलावीरा, धोलावीरा। अब इसके बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं कि जो धोलावीरा है तो ये वर्तमान में कहां पर अवस्थित है, ये आपको फॉर्मेट दिमाग में रखना ही है। पहला पॉइंट क्या देखा अपन ने, अवस्थिति। तो अवस्थिति कहां पे, तो वर्तमान में अपन ने कहां देखा है भाई, गुजरात में इसकी चर्चा की है। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि यहां पर इसके खोजकर्ता, इसके खोजकर्ता, तो यहां पे अपन ने क्या देखा है भाई, जगपति जोशी, जगपति जोशी। और यहां पे अपन देखते हैं भाई अन्य तथ्यों के रूप में
तो यहां से हमें क्या क्या किस किस के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो पहला तथ्य अपन ने क्या देखा है कि यहां नगर तीन भागों में विभाजित था। जो एकमात्र स्थल है भाई जिसको तीन भागों में अपन ने विभाजित करते हुए देखा है। उसी प्रकार यहां पे अपन ने क्या देखा है कि यहां से हमें भाई एक स्टेडियम के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहां से हमें एक स्टेडियम के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसी प्रकार यहां पे अपन ने क्या देखा है कि भाई उन्नत जल तकनीक के संकेत भी देखने को यहां से प्राप्त होते हैं साक्ष्य के रूप में। क्लियर भाई सभी को? तो यहाँ पे अपन ने देखा है कि धोलावीरा की चर्चा करी है, तो वर्तमान में कहां पर अवस्थित है? तो अपन ने क्या बोल दिया भाई गुजरात में। इसकी खोज किसने करी है? तो अपन ने क्या देख दिया भाई जगपति जोशी ने। उसी प्रकार यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि अन्य तथ्यों के बारे में, यहाँ नगर तीन भागों में विभाजित था। यहाँ से हमें स्टेडियम के साक्ष्य मिले और उन्नत जल तकनीक का भी यहाँ पे संकेत के साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। फटाफट भाई इसको नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पे अपन 8वें स्थल के बारे में चर्चा करते हैं भाई। तो 8वां स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। भाई एक तथ्य और इसमें ऐड कर लेना कि यहां भारत का दूसरा बड़ा स्थल है। तो पहला कौन सा होगा जो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल मिला है? तो वो कौन सा स्थल है भाई? राखीगढ़। तो यहां पे अपन ने देखा है कि इसकी अवस्थिति कहां पर है? तो अवस्थिति के रूप में अपन ने देखा है कि राखीगढ़ी वर्तमान में हरियाणा में है। उसी प्रकार अपन नदी की चर्चा करते हैं। तो नदी में अपन ने क्या देखा है कि भाई घग्गर नदी। खोजकर्ता कौन है इसके? खोजकर्ता तो अपन ने क्या लिखा है भाई? अमरेंद्र सिंह। तो यहां पे अपन ने अगला नाम क्या लिखा है? यहां पे अमरेंद्र, इसको ठीक से लिख देता हूं एक बार, अमरेंद्र सिंह। और यहां पे अपन अन्य तथ्यों के बारे में क्या लिखेंगे? तो यहां पे अपन ने क्या बोला है कि यहां भारत में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल है। फटाफट भी इसको नोट करो। अपन ने क्या देखा है कि राखीगढ़ी की अपन ने चर्चा करी है। तो वर्तमान में कहां पर अवस्थित है? तो अपन ने बोला है भाई हरियाणा में। किस नदी के किनारे है? तो अपन ने क्या बोल दिया भाई घग्गर नदी के। उसी प्रकार अपन ने देखा है कि खोजकर्ता कौन है? तो खोजकर्ता के रूप में अपन ने अमरेंद्र सिंह की चर्चा करी। और अन्य में अपन ने यहाँ पे क्या देखा है? यहाँ भारत में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल। तो यहाँ को भी फटाफट नोट कर लो 8वें नंबर पे भी। चलो भाई बढ़े आगे, नेक्स्ट स्लाइड की चर्चा करते हैं अपन। क्या नंबर था भाई ये? 8। उसके बाद 9वां नंबर लिखो आमरी। इसकी अवस्थिति कहां पर है? इसकी अवस्थिति अपन ने कहां पे देखा है भाई? अपने पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे है? तो अपन ने लिखा है भाई सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे। खोजकर्ता कौन है भाई इसके? तो खोजकर्ता का नाम लिखना NG मजुमदार। उसी प्रकार यहां पे अन्य बिंदु के बारे में क्या लिखेंगे अपन कि यहां से हमें
बारासिंगा, बारासिंगा के साक्ष्य, के साक्ष्य, के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। भाई सभी लिखते जाना कि लिखने से ये चीजें आसानी से आपको याद हो जाएगी। कभी मान लो कि आप फॉर्मेट के चक्कर में पड़े या फिर डायरेक्ट नोट्स के चक्कर में पड़े कि भाई इसको अपन पढ़ लेंगे, फोटोकॉपी कर लेंगे, तो भाई बहुत ही मुश्किल है कि जीएस अपने आप में एक बड़ा विषय है। और यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि विषयों का एक समूह है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि भाई सारी चीजें आप लिख लिख के देखोगे तो बार बार इसको रिवाइज करोगे तो चीजें आसानी से याद होगी। क्लियर भाई? तो अपन ने क्या जाना है? आमरी। आमरी की अवस्थिति कहां पर है? तो अपन ने क्या देखा है कि भाई पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे है? तो नदी के बारे में अपन ने क्या देखा है कि सिंधु नदी के किनारे है। इसके खोजकर्ता कौन है? तो खोजकर्ता के रूप में अपन ने एनजी मजुमदार का नाम लिखा। उसी प्रकार अन्य के रूप में अपन ने यहाँ पे क्या देखा है कि यहां से हमें बारासिंगा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्लियर सभी को? तो क्वेश्चन सीधा सीधा यही आएगा कि भाई बारासिंगा के अवशेष की प्राप्ति कहां से हुई है, किस स्थल से हुई है। 4 ऑप्शन आपको दे देगा, तो भाई पसंद किसको करना है आपको? आमरी को। चीजें क्लियर सभी को? उसी प्रकार भी इनके खोजकर्ता के नाम आसानी से याद रखना। चलो नेक्स्ट और लास्ट लिख लो एक और नाम, एक नाम और अंतिम रूप से लिख लो, रंगपुर। तो रंगपुर की अवस्थिति कहां पे है भाई? किस नदी के किनारे है? तो भादरी नदी, भादरी नदी के किनारे। इसकी अवस्थिति कहां पर है? तो अपन ने क्या बोला है भाई? गुजरात। उसी प्रकार अपन ने देखा है कि यहां पे अपन खोजकर्ता के बारे में जानकारी एकत्रित करें। तो खोज किसने करी है भाई इसकी? तो रंगनाथ, रंगनाथ राव, रंगनाथ राव। चीजें क्लियर? तो यहाँ पे अपन ने भाई 10 महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में चर्चा करी है। तो रंगपुर आपको देखने को कहां मिलेगा? तो अपन ने क्या देखा है कि भाई ये वर्तमान के गुजरात में। क्लियर सभी को? उसी प्रकार अपन ने जो नदी की चर्चा करी है, तो नदी कौन सी है? तो नदी अपन ने देखा है कि भादरी नदी है। उसी प्रकार अपन ने देखा है कि यहाँ पे इसके खोजकर्ता कौन है? तो अपन ने क्या बोला है कि रंगनाथ राव। क्लियर है भाई सभी को? तो यहाँ पे अपन ने 10 महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में चर्चा करी है। पहले आप पे 10 करना और उसके बाद भी मान लो कि कुछ तथ्य अपने को मिलते हैं, तो जब भी अपन प्रैक्टिस सीट चालू करेंगे तो उसमें सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। बस आपको मैं पहला काम क्या दे रहा हूं कि आज भी अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता पूरी पढ़ ली है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को भाई अच्छे से पढ़ना, और कभी आपने नोट्स बनाए हैं तो अपन ने सारे के सारे शॉर्ट नोट्स के रूप में ही बनाए। कभी मान लो कि मैंने बोल बोल के लिखवाया तो डिटेलिंग नोट्स होगा, और यहाँ पे बोर्ड पे जो लिखा है वो अपने आप में क्या है? शॉर्ट नोट्स है। तो एक बार आपको इसका अच्छे से रिवीजन करना है, उसके बाद क्रम से अपन आगे बढ़ेंगे। क्लियर सभी को? तो यहाँ पे भाई अपनी सिंधु घाटी सभ्यता हो गई है समाप्त। अब यहाँ पे अपने को भाई एक नया विषय चालू करना है, या फिर नया टॉपिक चालू करना है, जिसका नाम क्या है भाई? वैदिक काल। वैदिक काल। अब याद करो कि जब अपन ने सिलेबस को लिखा था तो सिलेबस में अपन ने क्या लिखा था कि याद करवाने की दृष्टि से इसको अपन ने क्या समझाया है कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के अपन ने 2 कारण लिखे थे। एक तो बाढ़ लिखा था, ये सिलेबस की बात चल रही है, ऐसे तो अपन ने बहुत सारे तथ्य लिखे हैं इसमें। और दूसरा क्या लिखा था कि यहाँ पे बाढ़ के साथ अपन ने आर्य आक्रमण। तो आर्य आक्रमण से अपन ने क्या बोल दिया था कि आर्य का अर्थ क्या होता है भाई? तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। और तत्कालीन समय में श्रेष्ठ कौन थे? तो अपन ने क्या बोल दिया भाई? ब्राह्मण श्रेष्ठ थे। और इन्हीं ब्राह्मणों के द्वारा अपन ने क्या बोला है कि वेदों की रचना की गई। वेदों की रचना की गई। और यहां वेदों की रचना किस काल में देखने को मिलती है? तो अपन ने क्या बोला है भाई? वैदिक काल में। वैदिक काल में। ये अपन ने पहले भी चीजें अपन ने समझ चुके हैं। फिर यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि इसका वैदिक काल। तो भाई इसका टाइम पीरियड लिख देता हूं पहले मैं। 1500 बीसी से 600 बीसी, 1500 बीसी से 600 बीसी। उसी प्रकार अपने इसका वैदिक काल नाम क्यों दिया है? तो भाई लिख लो यहाँ पे साइड में, क्योंकि इस काल में वेदों की रचना हुई, वेदों की रचना हुई। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि यहाँ पे अपन ने वैदिक काल को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला कौन सा है इसका? तो अपन ने देखा है कि पहला पार्ट कौन सा है? तो ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक
काल, जिसकी समय अवधि क्या है, तो समय अवधि अपन ने क्या लिखा है कि 1500 बीसी से 1000 बीसी। उसी प्रकार यहां पे अपन ने दूसरा भाग इसका क्या लिखा है, तो उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है, तो अपन ने देखा है कि 1000 बीसी से 600 बीसी, 1000 बीसी से 600 बीसी। तो अपन ने क्या देखा है कि पूरा कनेक्ट कर लो उसको। अपन ने जब आर्य आक्रमण करवाया था, आर्य का अर्थ क्या होता है भाई, श्रेष्ठ, और तत्कालीन समय में श्रेष्ठ कौन थे, तो ब्राह्मण। और ब्राह्मणों के द्वारा किनकी रचना की गई भाई, वेदों की। किस काल में की गई, तो अपन ने क्या बोला है भाई, वैदिक काल में। ये पूरा का पूरा लिंकअप है, कभी इसको आसानी से पढ़ोगे तो भाई चीजें याद हो जाएगी। क्लियर, पूरा इसको अपन ने कनेक्ट कर दिया सिंधु घाटी सभ्यता से। अब जहां पे वैदिक काल लिखा है, फिर यहां से अपन ने इसको प्रारंभ कर दिया कि वैदिक काल का टाइम पीरियड अपने को देखने को मिलता है कि 1500 बीसी से तो 600 बीसी तक। क्लियर, और इसी वैदिक काल को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड करा है, तो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जब अपन ने प्राचीन भारत का पहला लेक्चर वही देखना है सभी को, उस पहले लेक्चर में मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि ऋग वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल को अपन ने अलग अलग क्यों कर दिया। तो यहाँ पे भाई साइड में और मैं लिख देता हूं, क्योंकि ऋग वैदिक काल में अपन ने क्या बोला है कि भाई अपने को समाज में समानता के तत्व देखने को मिलते हैं, इसकी तुलना भाई अपन आगे क्रम से भी करने वाले हैं। तो अपन ने क्या बोला है कि ऋग वैदिक काल में जो अपना समाज है, इसमें समानता के तत्व आपको देखने को मिलेंगे। कैसे भाई, समानता के उदाहरण के लिए अपन देखेंगे भाई, चारों वर्णों की चर्चा भी अपन देखते हैं कि ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, शूद्र हो गया या वैश्य वर्ग हो गया। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि जो 4 वर्ण है, तो यहाँ पे चारों वर्णों की चर्चा तो अपन कर चुके हैं। तो ये जो 4 वर्ण है, तो इनका विभाजन यहाँ पे अपन ने क्या बोला है भाई, कर्म के आधार पे था। किस आधार पे था, कर्म के आधार पे। और यहीं पे अपन ने क्या बोल दिया कि उत्तर वैदिक काल में आते आते जो 4 वर्ण है, इनका विभाजन अपन ने किस आधार पे कर दिया भाई, जन्म के आधार पे, जन्म के आधार पे। अब यहाँ पे कर्म अर्थात जैसे मान लो कि भाई मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो ये मेरा कर्म है। भले मैं किसी भी जाति में जन्म हूं या किसी भी वर्ण में मैं पैदा हुआ हूं, अब मेरा कर्म क्या है भाई, पढ़ाना। तो यहाँ पे इस समाज में ऋग वैदिक काल में हमें कोई भी रोक टोक देखने को नहीं मिलती। लेकिन उत्तर वैदिक काल में अपन ने क्या बोल दिया है कि यहाँ पे कर्म का स्थान किसने ले लिया भाई, जन्म में। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि कभी मान लो कोई उदाहरण के लिए मान लो कि किसान वर्ग के यहाँ पे भाई बच्चा पैदा हुआ है, तो उसको भाई खेती किसानी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोल दिया है कि जिस व्यक्ति का जन्म जिस कुल में होगा, जिस जन्म में होगा मतलब उसका, तो वहां पे उसको वही कार्य करने को मिलेगा। क्लियर, उदाहरण के लिए मान लो कि अपन देखते हैं भाई किसी ने दुकान खोल ली, तो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी उसको दुकान ही चलानी है पूरी तरीके से। उसकी कभी इच्छा बन जाए भाई मैं तो योद्धा बन जाऊं, वैसा बन जाऊं वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे वो नहीं बन सकता। क्योंकि उत्तर वैदिक काल में अपन ने क्या बोला है कि यहाँ पे वर्णों का जो क्रम है किसके आधार पर बटा हुआ था, जन्म के आधार पे। इसी प्रकार अपन यहाँ पे देखते हैं एक और बिंदु कि ऋग वैदिक काल में अपन ने क्या देखा है कि महिलाओं को अधिक अधिकार प्राप्त थे। जैसे उदाहरण के लिए अपन ने क्या देखा है कि ऋग वैदिक काल में भाई प्रतिलोम विवाह या अनुलोम विवाह बोल सकते हैं भाई, आज का लव मैरिज। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि ऋग वैदिक काल में अपन ने क्या देखा है कि महिलाओं को स्वतंत्रता थी। किस चीज की, कि भाई उनको विवाह किससे करना है, तो वर चुनने का अधिकार किसमें लिखा है, तो भाई ऋग वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में अपन आते हैं तो भाई ये अधिकार उनसे छीन लिया जाता है। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि ऋग वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बेहतर थी, उनको उपनयन संस्कार या शिक्षा प्राप्ति का अधिकार था। उसी प्रकार समाज में समानता के तत्व अपने को देखने को मिलते हैं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में भी इसका अपोजिट मिलता है। इसी कारण से अपन ने क्या बोला है कि समय अवधि के आधार पर इसका अपन ने 2 भागों में विभाजन कर दिया। सिर्फ आपको एक बिंदु याद करना है कि भाई समाज में ऋग वैदिक काल में समानता थी, उत्तर वैदिक काल में असमानता के तत्व अपने को देखने को मिलते हैं। और अपन इसको क्रम से पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है भाई सभी को? चलो भाई बढ़े आगे। तो ये मिटा देता हूं भाई मैं, क्योंकि इसकी जरूरत अभी नहीं है। चलो भाई बढ़े आगे। तो ऋग वैदिक काल में अपन ने क्या बोला है कि भाई ऋग्वेद की रचना हुई, ऋग्वेद की रचना हुई।
उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि उत्तर वैदिक काल में भाई टोटल वेदों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे वेद कितने लिख दिया भाई अपन ने, 4 वेद। और यहाँ पे 3 अन्य वेद कौन कौन से हैं, जैसे अपन ने लिखा है भाई यजुर्वेद, उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है भाई सामवेद, सामवेद, और तीसरे नंबर पे अपन ने क्या लिखा है भाई अथर्ववेद, अथर्ववेद। क्लियर सभी को। तो ऋग्वेदिक काल में अपन ने क्या बोला है कि एकमात्र ग्रंथ है जिसका नाम क्या, ऋग्वेद की रचना हो। क्लियर सभी को। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि 3 अन्य वेदों की रचना कहां पे देखने को मिलती है, तो अपने को उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलती है। बड़े आगे भाई, तो यहाँ पे भाई पहला प्रश्न यही आता है कि जो वैदिक काल अपन जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो भाई ये लोग आए कहां से थे। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि जो अपन देखते हैं कि जो ब्राह्मण है या फिर जो आर्य है जिनकी संकल्पना अपन ने प्रस्तुत करी है, तो ये व्यक्ति मूलतः कहाँ के थे, इनकी जानकारी के स्रोत कहाँ से हमें मिले। तो अपन ने क्या बोला है कि आपने सबने सुना है कि वैदिक काल में जितने भी लोग आए थे इनका मूल स्थान भाई मध्य एशिया था, जिसको किसने बताया, तो मैक्स मुलर ने बताया है। तो अपन इसको और पीछे से लेके चलते हैं कि अपने को ये जानकारी के स्रोत कैसे मिले कि मैक्स मुलर ने डायरेक्ट ये बोल दिया कि भाई ये जो वैदिक काल में लोग आए थे, लोग कहाँ के थे, तो मध्य एशिया के। तो उम्मीद है ये सारी की सारी चीज आपने नोट कर ली होगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं अपन। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि ये लोग बाहर से आए थे, कहां से आए थे, तो इनकी जानकारी के स्रोत क्या है, जानकारी के स्रोत। अब जानकारी के स्रोत के रूप में अपन ने 2 बिंदुओं की चर्चा कर चुके हैं। पहला अपन ने क्या देखा है भाई, साहित्यिक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य। एक और लिखा है अपन ने पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य। अब जब अपन ने चर्चा करी थी कि भाई साहित्यिक साक्ष्य का अर्थ क्या होता है या साहित्यिक का अर्थ क्या होता है, तो अपन ने भाई पहले की क्लास याद करो, यहाँ पे लिखा है कि जो भी अपन लिखित सामग्री के रूप में प्राप्त हुआ है उसी को अपन ने साहित्यिक साक्ष्य के रूप में रखा है। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि जो खनन या खुदाई के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है, उदाहरण के लिए भाई अभिलेख, उनको अपन ने किस श्रेणी में रखा है, तो पुरातात्विक श्रेणी में रखा है। अब यहाँ पे अपने को वैदिक काल के बारे में जानकारी कहां से मिलती है, तो अपन ने क्या बोला है, ऋग्वेद से, ऋग्वेद से। और एक और पुस्तक है जिसका नाम क्या है भाई, जिंद अवेस्ता। क्या नाम है, जिंद अवेस्ता। क्लियर भाई सभी को। तो साहित्यिक साक्ष्य में ऋग्वेदिक काल या वैदिक काल के बारे में जानकारी एकत्रित करनी है, तो भैया अपन साक्ष्य के आधार पे ही चलेंगे। तो अपन ने क्या बोला है कि साहित्यिक साक्ष्य क्या है, तो ऋग्वेद हो गया, और दूसरी पुस्तक कौन सी है, तो जिंद अवेस्ता। उसी प्रकार अपन देखते हैं भाई पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में। तो पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में अपन ने यहाँ पे क्या देखा है कि 2 अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं। जैसे पहला नाम मैंने क्या लिख दिया भाई, कस्सी अभिलेख। क्या लिखा है भाई, कस्सी अभिलेख। और ये प्राप्त कहां से हुआ है, तो अपन ने क्या बोला है भाई, इराक से प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार एक और नाम अपने को देखते हैं, कब मिलता है, तो भैया 1600 BC में। उसी प्रकार बोगाज कोई अभिलेख, बोगाज कोई अभिलेख, इसको भाई एशिया माइनर भी बोला जाता है, एशिया माइनर। ये कहां से मिला है आपको, तो भाई अपन ने क्या बोला है कि भाई वर्तमान के तुर्की से ये प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है, तुर्की से। क्लियर है भाई सभी को। तो यहां पे अपन ने क्या लिख दिया, ये तुर्की लिखा है भाई, दिख रहा है सभी को, ये अपना तुर्की लिखा है। अब यहां पे अपन ने क्या बोला है कि जो वैदिक लोग हैं या वैदिक आर्य हैं, तो ये वैदिक आर्य आए कहां से थे। अपन ने क्या बोला है कि भाई मूलतः ये भारत के नहीं थे, तो भाई भारत के नहीं थे तो आए कहां से, तो यही जानकारी के लिए भाई मैंने ये सारी की सारी चीज लिखी है। तो अपन ने क्या देखा है कि बोगाज कोई अभिलेख में क्या लिखा है कि यहां इंद्र, वरुण की पूजन होती थी, की पूजन होती थी। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि जब अपन ऋग्वेदिक काल के बारे में चर्चा करेंगे, तो ऋग्वेदिक काल के महत्वपूर्ण देवता, जिसमें बोल सकते हैं कि ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक श्लोकों की संख्या किस देवता के लिए, तो अपन ने बोला है कि भाई इंद्र। तो ऋग्वेदिक काल के प्रमुख देवता कौन से, इंद्र। और इंद्र के साक्ष्य अपन ने क्या बोला है कि भाई कहां से मिल रहा है हमें, तुर्की से। और तत्कालीन समय में अपन क्या बोलते हैं कि संपूर्ण क्षेत्र को मध्य एशिया का क्षेत्र बोला जाता था।
तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि इनकी जानकारी के स्रोत के रूप में, साहित्यिक रूप में हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो क्या प्राप्त हुआ है भाई, ऋग्वेद। और उसी प्रकार एक और पुस्तक है जिसका नाम क्या है, जिंदावेस्ता। उसी प्रकार अपन ने देखा है कि भाई पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में अपने 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो पहला अभिलेख कौन सा है भाई, कस्सी अभिलेख, जो कहां से प्राप्त हुआ है हमें, इराक से। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि एक और अभिलेख क्या मिला है हमें, बोगाचकोई अभिलेख। और इस बोगाचकोई अभिलेख में क्या बोला गया है कि भाई यहाँ पे हम इंद्र और वरुण की पूजा करते थे। तो मध्य एशिया के लोग इंद्र और वरुण की पूजा कर रहे हैं, और यही साक्ष्य अपने कहां से मिल रहे हैं भाई, ऋग्वेद से। चीजें क्लियर। तो वैदिक लोग या वैदिक आर्य कहां से आए थे, तो अपन ने क्या बोल दिया कि भाई मध्य एशिया से आए थे। क्लियर है सभी को। तो इनकी जानकारी के स्रोत अपन ने इकट्ठे करे, और यहीं पे अपन देखते हैं कि अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग मत प्रदान किए गए कि कौन सा व्यक्ति ने क्या मत दिया है। जैसे उदाहरण के लिए अपन बोलते हैं कि उत्तरी ध्रुव, कि ये जो वैदिक कार्य है, ये वैदिक कार्य आए कहां से थे, तो अपना उत्तरी ध्रुव से आए थे। ये बात किसने बोली है भाई, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बोली गई है। उसी प्रकार अपन बोलते हैं कि भाई ये लोग तिब्बत से आए थे। ये बात किसने बोली है, तो ये बात अपन ने देखा है कि भाई दयानंद सरस्वती के द्वारा बोली गई। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि ये लोग यूरोप से आए थे, तो ये बात किसने बोली है, तो जेम्स मिल के द्वारा बोली गई है। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि राजबली पांडे, तो राजबली पांडे के द्वारा क्या बोला गया है कि भाई ये मध्य प्रदेश के वाले, मध्य क्षेत्र वाले लोग हैं, वहीं से आए थे। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि मैक्स मूलर के द्वारा क्या बोला गया कि ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति मध्य एशिया से आए थे, और जो कि प्रामाणिकता प्राप्त है, क्योंकि अपन ने क्या बोला है कि जो भी ऋग्वैदिक काल में जो चीजें अपने को देखने को मिलती है, वही समानता अपने को कहां पे, ईरान व इराक वाले या फिर मध्य एशिया वाले क्षेत्र से देखने को मिलती है। क्लियर। तो यहाँ पे अपन ने जानकारी के स्रोत के बारे में चर्चा करी। अब यहाँ पे भाई छोटी सी हेडिंग दे लेना, या फिर नई स्लाइड पे चलते हैं अपन। ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि वैदिक आर्य के आगमन के मत कि किस व्यक्ति के द्वारा कौन सा मत प्रदान किया गया। जैसे लिखते जाना भाई। तो पहला अपन ने क्या लिखा है यहाँ पे, उत्तरी ध्रुव। तो अपन ने क्या बोला है कि जो वैदिक आर्य मूलतः भारत के नहीं थे, ये लोग कहां से आए भाई, उत्तरी ध्रुव से। तो ये मत किसने प्रदान करा है, तो अपन देखते हैं भाई बाल गंगाधर तिलक। किसने प्रदान करा है भैया, बाल गंगाधर तिलक। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि जो वैदिक आर्य ये कहां से आए थे, तो भाई तिब्बत वाले क्षेत्र से आए थे। तिब्बत वर्तमान में आपको कहां मिलेगा, तो भाई चीन वाले क्षेत्र में। क्लियर। तो तिब्बत से आए थे, तो ये व्यक्ति किसने बोला है, तो अपन ने क्या बोला है भाई, दयानंद सरस्वती। उसी प्रकार अपन ने यहाँ पे नेक्स्ट बिंदु के बारे में चर्चा करी है। तो ये लोग भाई यूरोप से आए थे, इनका आगमन कहां से हुआ था, यूरोप से हुआ। अब ये बात किसने बोली है, तो अपन ने क्या बोला है भाई, जेम्स मिल के द्वारा एक कथन बोला गया। जेम्स मिल के द्वारा एक कथन बोला गया है। उसी प्रकार अपन देखते हैं भाई ये लोग मध्य क्षेत्र से आए थे, मतलब अपना मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, मध्य क्षेत्र से आए थे। तो ये किसने बोला है, तो राजबली पांडे नामक इतिहासकार ने, राजबली पांडे। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि ये लोग मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे भाई, मध्य एशिया से। अब ये मध्य एशिया से आए थे, तो ये कथन किसका है, तो ये कथन अपन ने क्या बोला है कि भाई मैक्स मूलर, जो कि सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत है। क्लियर है सभी को। चलो भाई इसको छापो फटाफट। अपन ने बिल्कुल क्रम से शुरू करा है, इसके बाद और भी 2-3 नाम लिखने, फटाफट ये छापते चलो। चलो भाई बढ़े आगे। एक पॉइंट और लिख लेना यहां पे कि ये लोग सप्त सिंधु प्रदेश से आए थे। सप्त सिंधु प्रदेश। तो ये कथन किसका है भाई, तो अपन ने क्या बोला है कि भाई डॉक्टर
अविनाश चंद्र का मत है ये। तो पहली चीज वापस से रिपीट करो भाई कि सबसे पहले अपन ने क्या देखा है कि वैदिक काल अपने को पढ़ना है। अब वैदिक काल अपन क्यों पढ़ रहे हैं तो वापस से लिंक याद करो पूरा कि यहाँ पे भी अपन देखते हैं कि आर्य आक्रमण हुआ। आर्य का अर्थ क्या होता है तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। तत्कालीन समय में श्रेष्ठ कौन थे तो ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों के द्वारा वेदों की रचना की गई। कितने वेद की 4 वेदों की। 4 वेदों की रचना किस काल में हुई है और किस अवधि में तो 1500 से लेकर तो 600 BC तक। क्लियर सभी को। तो वैदिक काल में अपन ने क्या बोला है कि भाई इस काल में वेदों की रचना देखने को मिलती है। इसको अपन ने कितने पार्ट में डिवाइड करा है तो भाई 2 पार्ट में डिवाइड करा है। पहला नाम क्या लिखा है ऋग्वेदिक काल और दूसरा अपन ने क्या लिखा है भाई उत्तर वैदिक काल। इसका विभाजन अपन ने क्या बोला है तो एक लाइन में क्या बोलोगे भाई समाज में असमानता के तत्व देखे गए। इसी कारण से ऋग्वेदिक काल में क्या हुआ तो अपन ने बोला है कि भाई ऋग्वेद की रचना हुई। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ तो भाई ये 3 वेदों की रचना हुई। चीजें क्लियर। फिर ये मत है कि भाई जो आर्य है जो भी ये वैदिक काल के जो लोग आए थे ये मूलतः भारत के नहीं है। अब ये मूलतः भारत के नहीं है तो अपन ने क्या बोल दिया कि भाई अन्य देश से अन्य क्षेत्र से आए हैं। तो ये अन्य क्षेत्र से आए थे। इसके प्रमाण के रूप में अपन ने क्या देखा तो प्रमाण के रूप में जानकारी के स्रोत। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है भाई साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य के रूप में एक तो ऋग्वेद हो जिंद अवस्था इन दोनों में समानता देखने को मिलती है। उसी प्रकार पुरातात्विक में 2 अभिलेख एक तो कस्सी अभिलेख और दूसरा बोगाचकोई अभिलेख। और बोगाचकोई अभिलेख में क्या बोला है कि भाई हम भी इंद्र और वरुण की पूजा करते थे। और ऋग्वेद में भी संपूर्णता लिखा है कि भाई हम लोग भी इसकी पूजा करते हैं। तो इसी आधार पर अपन ने क्या बोल दिया कि सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत कौन सा है कि ये लोग आए कहां से थे तो अपन ने क्या बोला है कि ये लोग मध्य एशिया से आए थे। क्लियर सभी को। तो यहाँ पे अपन ने हेडिंग क्या दी है कि वैदिक आर्य के आगमन के मत या वैदिक आर्य आए कहां से थे। तो अपन ने क्या बोल दिया कि भाई ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। और ये मत किसका है तो बोला है भाई बाल गंगाधर तिलक ने। ये क्वेश्चन आएगा कि वैदिक आर्य तिब्बत से आए थे। ये मत किसके द्वारा प्रदान किया गया तो किसके द्वारा प्रदान किया गया अभी तो दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा भाई दयानंद सरस्वती के द्वारा। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि ये लोग आए कहां से थे तो ये यूरोप से आए थे। अब यूरोप से आए थे तो ये मत किसने दिया तो अपन ने क्या बोला है कि भाई जेम्स मिल के द्वारा ये मत प्रदान किया गया है। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है भाई आर्यों का आगमन मध्य क्षेत्र से हुआ है। ये किसका कथन है तो अपन ने क्या बोला है भाई राजबली पांडे का। किसका कथन है भाई राजबली पांडे का। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि आर्य मूलतः मध्य एशिया से आए थे। अभी मध्य एशिया से आए थे इसका पूरा क्रम भी अपन देखेंगे। तो ये मत किसके द्वारा प्रदान किया गया भाई मैक्स मुलर के द्वारा। और ये अपन ने क्या बोला है ये सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत है। क्लियर है सभी को। और यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि ये लोग कहां से भी आए थे भाई सप्त सिंधु प्रदेश से आए थे। अब ये मत किसके द्वारा प्रकाशित किया गया तो अपन ने क्या बोला है कि भाई डॉक्टर अविनाश चंद्र के द्वारा। क्या बोला भाई अपन ने डॉक्टर अविनाश चंद्र के द्वारा। भाई छाप लो फटाफट इसको फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो भाई बढ़े आगे। चलो अब यहां पे अपन ने क्या देखा है कि आर्यों का विस्तार। आर्यों का विस्तार। तो यहां पे अपन ने क्या देखा है कि आर्यों का विस्तार। तो यहां पे अपन ने देखा है भाई चलो पहले मैप बना देता हूं। इधर साइड में अपन मैप भी बना लेते हैं तो चीजें और आसान हो जाएगी। ये भाई अपना भारत और ये अपना एक और देश जिसका नाम क्या है पाकिस्तान। और यहाँ पे अपन ने क्या बोल दिया भाई अफगानिस्तान। ये अपना भाई पाकिस्तान और ये अपना इंडिया। उसी प्रकार ये जो संपूर्ण क्षेत्र आपको इधर दिखेगा तो इसको बोलते हैं मिडिल ईस्ट या फिर मध्य एशिया। मिडिल एशिया। क्लियर भाई। ये अपन ने मैप बना दिया है इसी आधार पर इसको समझना आर्यों का विस्तार। तो अपन ने क्या बोला है कि आर्यों का जो आगमन है ये सबसे पहले कहां से आए थे तो अपने को ये बात मालूम पड़ गई है भाई ये कहां से आए थे तो मध्य एशिया से। कहां से आए थे भैया मध्य एशिया से। और मध्य एशिया से आगे बढ़ के कहां पे आए तो अपन ने क्या बोला है कि भाई सप्त सिंधु प्रदेश। सप्त सिंधु प्रदेश से आए। उसी प्रकार अपन आगे देखते हैं ये लोग आगे बढ़ के कहां गए तो अपन ने क्या बोला है भाई ब्रह्मवर्त क्षेत्र में। उसके बाद ये आगे बढ़ के कहां गए तो अपन ने क्या बोला है भाई ब्रह्म ऋषि प्रदेश।
और अंतिम रूप से यहां पे क्या लिख दिया अपन ने, आर्यवर्त। ये भाई सबने सुना होगा कि भाई भारत का एक और अन्य नाम मिलता है भाई आर्यवर्त। तो आर्यवर्त किसके कारण पड़ा है, तो भाई इन्हीं आर्यों के कारण। क्लियर सभी को। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि जो आर्यों ने विस्तार करा था, तो ये लोग चले कहां से थे भाई, मध्य एशिया से। और मध्य एशिया से आगे चल के कहां बढ़े थे, सप्त सिंधु प्रदेश में। अब ये सप्त सिंधु प्रदेश क्या है, तो भाई इसकी छोटी सी हेडिंग अपन अलग से देने वाले हैं। बस आपको ये दिमाग में रखना है कि यहाँ पे 7 नदियां, सप्त मतलब भाई 7 नदियों, 7 नदियों के आसपास का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र। अब ये 7 नदी कौन कौन सी है अपन अगली स्लाइड में चर्चा करेंगे इसके बारे में। सिर्फ अभी यहाँ पे ये लिख लो कि 7 नदियों के आसपास का क्षेत्र। जैसे यहाँ पे बता देता हूं कि आपने सिंधु नदी का नाम सुना है। सिंधु की 5 सहायक नदी है, जैसे चेनाब हो गया, सतलज हो गया, रीवा, व्यास, ये सारे के सारे। और एक और नदी कौन सी हो गई, तो अपन ने देखा है भाई सरस्वती नदी, जो अपन अगली स्लाइड में लिखेंगे। क्लियर सभी को। तो फिर अपन ने क्या बोला है कि ये वहां से आगे बढ़ के कहां गए, और उसके बाद ये आगे बढ़ के कहां गए, ब्रह्म ऋषि प्रदेश, और उसके अंतिम रूप से आर्य। तो यहां पे अपन ने बोला है कि यमुना और सतलज के मध्य का क्षेत्र, और यहां पे ब्रह्म ऋषि प्रदेश में अपन ने क्या लिखा है, तो यहां पे अपन ने क्या लिखा है, गंगा और यमुना, गंगा और यमुना के मध्य का क्षेत्र। उसी प्रकार अपन ने आर्यवर्त क्या बोला है, तो इसमें भाई संपूर्ण उत्तर भारत शामिल होता है, संपूर्ण उत्तर भारत शामिल, संपूर्ण उत्तर भारत शामिल, जिसमें भाई बंगाल का प्रदेश भी है, बंगाल का क्षेत्र भी शामिल, बंगाल का क्षेत्र भी शामिल। पहले इसको नोट कर लो भाई फटाफट, फिर मैं इसको समझाता हूं। अपन ने मैप इसीलिए बनवाया भाई, साइड में मैप बना लेना, भले आड़ा टेढ़ा जैसा बने वैसा बनाना, पर मैप बना लेना। तो यहाँ पे देखना चाहिए अपना भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और उसके जो ऊपर का क्षेत्र उसको क्या बोलते हैं भाई, मध्य एशिया का क्षेत्र। चलो भाई दिख तो रहा है पूरा, बढ़े आगे। अब यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि आर्यों का आगमन, अब ये तो क्लियरिटी हो गई है, जानकारी के स्रोत से अपने को ये पता लग गया है कि जो आर्य है ये आए कहां से थे, मध्य एशिया, और मध्य एशिया से आए थे तो इसके जानकारी के स्रोत के रूप में साहित्यिक भी लिखा, और उसके बाद अपन ने क्या लिखा है भाई, पुरातात्विक साक्ष्य भी लिखा। इन दोनों के आधार पर अपने को मालूम पड़ा है कि ये लोग कहां से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे। क्लियर सभी को। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि मध्य एशिया से तो आए थे, तो मध्य एशिया से आते आते गए पूरे क्षेत्र में फैल गए एकदम से, या संपूर्ण भारत में फैल गए, नहीं। तो अपन ने क्या बोला है कि समय के साथ इनने भारत के क्षेत्रों में विस्तार करा। जैसे उदाहरण के लिए अपन ने क्या बोला है कि इनका आगमन कहां से हुआ था, भैया पेन चेंज कर लें दो एक सेकेंड। तो यहां पे अपन ने क्या बोला है कि ये लोग आए कहां से थे, तो अपन ने क्या बोला है कि मध्य एशिया से आए, और मध्य एशिया से ये आके कहां पे आ गए भैया, अपने भारत में इंटर कर गए। चीजें क्लियर। फिर अपन ने क्या बोला है कि मध्य एशिया से आगे बढ़ के किन क्षेत्र में आए थे, कि जहां पर 7 नदियों का प्रवाह होता है। अब ये 7 नदियों का प्रवाह, जैसे कि आपने सुना है भाई यहां से सिंधु नदी जा रही है, और सिंधु की यहाँ पे अपन ने 5 सहायक नदी ऐड कर दी है यहाँ पे। तो इस क्षेत्र को अपन ने क्या बोल दिया, तो ये क्षेत्र अपने आप में क्या है, सप्त सिंधु प्रदेश। कौन सा क्षेत्र है भैया, सप्त सिंधु प्रदेश। चीजें क्लियर। अब यहाँ पे ये लोग इस क्षेत्र में आ गए, फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आप देखते हैं भाई, यहां से अपन देखते हैं भाई यमुना नदी जा रही है, कहां जा रही है भैया, यमुना नदी इधर निकल रही है। तो फिर धीरे धीरे इन लोग ने इस क्षेत्र में विस्तार करा, यमुना वाले क्षेत्र में। चलो अब इस क्षेत्र का नाम क्या दे दिया अपन ने, तो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है, इस क्षेत्र का नाम क्या है, तो ब्रह्मवर्त। क्या नाम लिख दिया यहाँ पे अपन ने, ब्रह्मवर्त क्षेत्र। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि धीरे धीरे भाई आगे बढ़े, और धीरे धीरे आगे बढ़ के अपन ने क्या देखा है कि अभी यमुना नदी और उसके आसपास के क्षेत्रों में फैल रहे हैं, मतलब यमुना और गंगा नदी के मध्य के क्षेत्र में फैल रहे हैं। तो इस क्षेत्र को अपन ने क्या बोला है यहाँ पे, ब्रह्म ऋषि देश या प्रदेश। क्लियर सभी को। फिर अपन ने क्या बोला है
फिर अपन ने यहाँ पे क्या बोला है कि भैया पूरे क्षेत्र में फैलने लग गए। तो ग्रीन मार्कर से अपन ने क्या बोला है कि बंगाल के क्षेत्र में या संपूर्ण उत्तर भारत में अब ये फैल गए। अब ये ग्रीन से अपन ने क्या बोला है, तो इस क्षेत्र को क्या बोल दिया अपन ने, आर्यवर्त। क्या बोल दिया भाई, आर्यवर्त। पल्ले पड़ी नहीं पड़ी, हो सकता है कि बहुत ऊपर से गई होगी चीजें, क्योंकि ये चीजें आपको तभी क्लियर होगी कि जब अपन ज्योग्राफी पढ़ना चालू करेंगे और ज्योग्राफी में पूरा क्षेत्र देखेंगे कि जम्मू कश्मीर का क्षेत्र कहाँ है, भाई सिंधु नदी कहाँ से प्रवाहित हो रही है, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, या फिर गंगा और यमुना नदी का क्षेत्र कहाँ पे, तो अपन ने बोल दिया वर्तमान के यूपी और बिहार में। उसी प्रकार अपन ने सतलज नदी के बारे में क्या लिख दिया पूरा, उत्तर भारत क्या होता है, दक्षिण भारत क्या होता है, इसके बारे में पूरा ज्योग्राफी में अपने को डिटेलिंग करनी है। तो यहाँ पे आपको क्या मानना है कि पूरा का पूरा लॉजिक है, पूरा क्रम से अपन पढ़ रहे हैं, कुछ भी बीच में से नहीं छोड़ा अपन ने कि ये लोग आए कहां से थे, मध्य एशिया। मध्य एशिया से आगे बढ़ के सबसे पहले भारत में प्रवेश के क्षेत्र में करा, तो ये सप्त सिंधु प्रदेश वाले क्षेत्र में, क्योंकि सिंधु नदी का प्रवाह अपन देखते हैं कि पाकिस्तान वगैरह वाले क्षेत्र में भी है। क्लियर। उसी प्रकार ये फिर समय के साथ आगे बढ़ गए, फिर ये कहां पे आए भाई, ब्रह्मवर्त। और ब्रह्मवर्त का क्षेत्र कौन सा है, तो अपन ने क्या बोला है कि यहाँ पर यमुना नदी और सतलज नदी के मध्य का क्षेत्र। उसी प्रकार अपन देखते हैं फिर ये और आगे बढ़े, और आगे बढ़ के फिर इन्होंने क्या बोला है, फिर ये गंगा और यमुना नदी के क्षेत्र में बस गए। उसी प्रकार धीरे धीरे संपूर्ण उत्तर भारत में शामिल हो गए, और इसमें बंगाल का क्षेत्र भी शामिल है। इसी कारण से अपन ने क्या बोला है कि भाई भारत का एक और नाम देखने को मिलता है, इसका नाम क्या है, आर्य, कि जहां पर आर्यों का निवास स्थल है तो संपूर्ण उत्तर भारत। तो अपन ने क्या बोला है कि आर्यवर्त में सिर्फ और सिर्फ क्या आता था, ये अपना उत्तर भारत, इसमें दक्षिण भारत का कोई भी रोल नहीं था। क्लियर सभी को। चलो भाई छापते चलो इसको फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, चलो बढ़े आगे। अब यहां पे मैंने क्या लिखा था कि यहां पे सप्त सिंधु प्रदेश, अब ये सप्त सिंधु प्रदेश के बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सब हेडिंग देना भाई सभी, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सप्त सिंधु प्रदेश, अब ये सप्त सिंधु प्रदेश है कौन, तो अपन ने क्या बोला है कि यहां पर 7 नदियों का प्रवाह होता है। इसी कारण से इसका नाम क्या पड़ गया भाई, सप्त सिंधु प्रदेश। अब इस सप्त सिंधु प्रदेश में कौन कौन सी नदियां शामिल है, तो अपन ने क्या बोला है कि पहली नदी कौन सी है भाई, सिंधु नदी। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि सिंधु की सहायक नदी जैसे रावी, झेलम, व्यास। उसी प्रकार अपन ने यहां पे लिखा है चिनाब। उसी प्रकार यहां पे अपन ने क्या लिखा है भाई, सतलज। चलो इसके बारे में अपन आगे लिख लेंगे, पहले इसको यही समझ लो। अरे यार, व्यास और ये अपना झेलम, और एक नदी और कौन सी है, तो यहीं पे अपन ने क्या लिख दिया भाई, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी। तो सप्त सिंधु प्रदेश में अपन ने किस क्षेत्र को शामिल करा है, तो यहां पे अपन ने क्या बोला है कि सप्त सिंधु प्रदेश में 7 नदियों का प्रवाह होता है। अब ये 7 नदी कौन कौन सी है, तो पहली नदी कौन सी लिखी है अपन ने भाई, सिंधु नदी। और यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि भाई सिंधु की 5 सहायक नदी है, कौन कौन सी, रावी नदी, झेलम नदी, व्यास नदी, चिनाब और सतलज नदी। क्लियर सभी को। उसी प्रकार यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि एक और नदी कौन सी है, तो सरस्वती नदी। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि जिन क्षेत्रों में इन 7 नदियों का प्रवाह होता है उसी क्षेत्र को क्या बोलते हैं भाई, सप्त सिंधु प्रदेश, जहां पे 7 नदियों का प्रवाह अपने को देखने को मिलता है। भाई फटाफट ये छापते चलो। लिख लो भाई फटाफट, फिर यहीं पे अपन चर्चा करते हैं थोड़ी सी। ऋग्वैदिक कालीन नदियां।
सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का है भाई? तो अपन ने क्या बोला है, चलो इसको भाई नई स्लाइड से लिख लेता हूं पूरा, वहां पे दिक्कत आएगी। हेडिंग देना भाई यहाँ पे, ऋग्वैदिक कालीन नदियां। तो यहां पे अपन ने क्या बोला है कि जो अपना ऋग्वेद ग्रंथ है इसमें किस नदी का सर्वाधिक उल्लेख देखने को मिलता है? तो यहां पे अपन ने क्या लिखा है कि सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का देखने को मिलता है भाई अपने को? तो यहां पे अपन ने क्या लिख दिया कि सिंधु नदी का। और इसी के ब्रैकेट में क्या लिख दिया भाई, सिंधु नदी का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम में अपन ने क्या लिखा है, हिरण्यवर्त नदी या हिरण्यवती नदी। हिरण्यवती नदी। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि भाई ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो सबसे पवित्र नदी कौन सी थी भाई? तो अपन ने क्या बोला है भाई, सरस्वती नदी, जिसका उपनाम क्या है, जिसको एक और नाम से जानते हैं अपन। तो यहां पे अपन ने क्या बोला है भाई, नदी तमा। क्लियर सभी को? नेक्स्ट लिखना, ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार उल्लेख मिलता है। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि यमुना और सरयू नदी का उल्लेख तीन बार उल्लेख मिलता है। 3 बार उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे भाई सीधे सीधे क्वेश्चन बनेंगे कि सप्त सिंधु प्रदेश में कितनी नदियों की चर्चा है? तो अपन ने बोला है भाई 7 नदी। पहली नदी सिंधु, और सिंधु की 5 सहायक नदी है, और एक और नदी कौन सी है? तो सरस्वती नदी। चीजें क्लियर? तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि ऋग्वैदिक कालीन नदियों के बारे में चर्चा करी है। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक किस नदी का उल्लेख देखने को मिलता है? कौन सी नदी है भाई? सिंधु नदी। इसका अन्य नाम क्या मिलता है? तो हिरण्यवर्त या फिर हिरण्यवती नदी। उसी प्रकार अपन ने बोला है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का दर्जा किसे दिया गया है? तो अपन ने क्या बोला है भाई, सरस्वती नदी, जिसका एक और नाम क्या देखने को मिलता है? तो नदी तमा। उसी प्रकार अपन ने देखा है कि ऋग्वेद में गंगा नदी का कितनी बार उल्लेख देखने को मिलता है? तो सीधे सीधे क्वेश्चन है भाई ये, 1 बार। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि यमुना और सरयू नदी का उल्लेख हमें ऋग्वेद में 3 बार देखने को मिलता है। कितनी बार उल्लेख मिलता है भाई इसका? 3 बार उल्लेख अपने को देखने को मिलता है। फटाफट छापो भाई इसको, फिर अपन आगे बढ़े। चलो भाई, हो गया सबका? बढ़े आगे। अभी लास्ट भाई इनके नाम और लिख लेना कि ऋग्वेद में इनके नाम कौन कौन से हैं। तो रावि का अपन ने क्या लिख दिया है यहाँ पे? परुष्णी। इसके ब्रैकेट में लिख लो भाई साइड में, ऐसा हो तो। चलो भाई, रावि नदी का नाम लिखना
परुष्णी नदी, झेलम में लिखना भाई वितस्ता नदी। क्या लिखोगे भाई यहाँ पे इसके जस्ट सामने, वितस्ता नदी। उसी प्रकार व्यास के जस्ट सामने लिखो विपाशा नदी, विपाशा नदी। चिनाब के जस्ट सामने लिखना भाई अस्कनी नदी। सतलज का नाम लिखना भाई शतद्रुदी नदी। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि इन नदियों के वर्तमान नाम कौन कौन से, तो रावी। तो रावी को ऋग्वेदिक काल में क्या बोला गया भाई, परुष्णी नदी। उसी प्रकार झेलम को क्या बोला गया है, तो वितस्ता नदी। उसी प्रकार व्यास को क्या बोला गया है, तो अपन ने बोला है कि विपाशा नदी। चिनाब को क्या बोला गया है, तो अस्कनी नदी। और यहाँ पे अंतिम क्या है, सतलज। और सतलज का नाम क्या मिलता है, तो शतद्रुदी नदी का उल्लेख अपने को देखने को मिलता है। क्लियर है भाई सभी को। तो आज अपन ने भाई ये चर्चा करी है, फटाफट देख लेते हैं एक बार और। चलो, तो ये अपन ने देख लिया था कि हड़प्पा के महत्वपूर्ण स्थल है। वैदिक काल पढ़ा है, तो वैदिक काल को अपन ने भाई कितने भाग में बांटा है, तो 2 भाग। एक तो अपना कौन सा हो गया, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। बांटने का कारण अपन ने क्या बोला है कि भाई समाज में क्या है, असमानता देखी गई। उसी प्रकार नेक्स्ट अपन देखते हैं कि यहाँ पे अपने को जो आर्य है, वो आर्य आए कहां से, तो अपन ने बोला है कि भाई ये मूलतः भारत के नहीं थे। तो मूलतः भारत के नहीं थे, तो ये कहां से आए थे, इनकी जानकारी के स्रोत साहित्यिक और पुरातात्विक। तो साहित्यिक में ऋग्वेद और दूसरी पुस्तक कौन सी है, तो जिंद अवस्था। पुरातात्विक में 2 अभिलेख कौन से, एक तो कस्सी अभिलेख और उसी प्रकार भोगाजकोई अभिलेख। इन अभिलेखों में वही लिखा है जो भारत में पद्धति देखने को मिलती है। उसी प्रकार वैदिक आर्यों का जो आगमन है, तो उनके लिए अलग अलग मत देखने को मिलते हैं कि उत्तरी ध्रुव से आए थे, तो किसने बोला है भैया, बाल गंगाधर तिलक ने। तिब्बत से आए थे, ये किसने बोला है, तो दयानंद सरस्वती ने। यूरोप से आए थे, ये किसने बोला है, तो जेम्स मिल ने। मध्य क्षेत्र ऐसे आए थे, तो ये किसने बोला है कि राजबली पांडे ने। उसी प्रकार मध्य एशिया के क्षेत्र से आए थे, तो ये किसने बोला है, मैक्स मुलर ने, जो कि सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत है। सप्त सिंधु प्रदेश से आए थे, तो ये किसने बोला है, तो डॉक्टर अविनाश चंद्र ने। क्लियर सभी को। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि आर्यों का आगमन, तो आर्यों का विस्तार कैसे क्या हुआ, तो सबसे पहले आए कहां से, तो भाई मध्य एशिया। मध्य एशिया से फिर ये कहां पे आए भाई, सप्त सिंधु प्रदेश, जिसमें 7 नदियों के प्रवाह क्षेत्र या उसके आसपास के क्षेत्र का उल्लेख करा है। फिर ये कहां गए, तो ब्रह्मवर्त में। तो ब्रह्मवर्त का क्षेत्र कौन सा है, तो यमुना और सतलज नदी के मध्य का। और अंतिम चीज अपन ने ब्रह्म ऋषि, गंगा और यमुना का क्षेत्र। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि भाई आर्यवर्त। तो आर्यवर्त किसको बोलते हैं, संपूर्ण उत्तर भारत को। उसी प्रकार सप्त सिंधु प्रदेश में कितनी नदियों का उल्लेख है, 7 नदी। पहली कौन सी, सिंधु, और उसकी 5 सहायक नदी। तो रावी नदी का नाम क्या मिलता है, तो परुष्णी। झेलम का वितस्ता, व्यास का विपाशा, चिनाब का अस्कनी और सतलज का शतद्रुदी नदी उल्लेख देखने को अपने को मिलता है। उसी प्रकार 7वीं नदी कौन सी है, तो सरस्वती। और यहाँ पे अपन नदियों के बारे में कुछ अन्य तथ्य देखे हैं कि सर्वाधिक बार उल्लेख किस नदी का देखने को मिलता है, तो सिंधु नदी का। और सिंधु नदी का एक और नाम क्या है, तो हिरण्यवती। उसी प्रकार ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का दर्जा किसे दिया गया है, तो सरस्वती नदी को। और यहाँ पे इसका उपनाम क्या मिलता है, तो नदी तम। क्लियर। उसी प्रकार गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार देखने को मिला है, तो भाई 1 बार। उसी प्रकार यमुना और सरयू नदी का उल्लेख कितनी बार है, तो 3 बार। तो आज अपन ने भाई वैदिक काल प्रारंभ कर दिया है। तो वैदिक काल को भी वैसे ही पढ़ना है जैसे अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था। जो आपकी एक बार आपने पूरा कंटेंट कवर कर लिया, तो उसके बाद भी आप यूजीसी दो, उसके बाद भी एमपी सेट दो, एमपीपीएससी, एमपीएसआई, या फिर जितने भी वनडे एग्जाम, ये सारी एग्जाम में आपको काम आएगा। क्लियर है भाई सभी को। और कुछ भी ऐसा लगता है तो भाई कमेंट करके बताना। धन्यवाद। हम मिलते हैं भाई कल की क्लास में।